ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की बड़ी खबरों के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज सीएम योगी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच कयामत वाली जुबानी जंग देखने को मिली है। कयामत की इस जंग का 27 के रण से क्या कनेक्शन है, इसका विश्लेषण आज हम करेंगे। 2027 के चुनावी मुद्दे आज सेट हो गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच किन मुद्दों पर होगी यूपी की वोट फाइट, इसका ब्लूप्रिंट आज हम दिखाने वाले हैं। अब तक सियासत में जाति की बात होती थी, अब यूपी के एक बैंक में भी जाति पर जंग का विवाद सामने आया है। बैंक में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वाली खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देख सकेंगे स्पेशल रिपोर्ट, कानपुर में कानून के हाथ छोटे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले बात सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच शुरू हुए मंदिर संग्राम पार्ट 2 की करेंगे। इस संग्राम से संकेत मिले हैं कि 2027 के सियासी रण में चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन बाराबंकी में जनसभा के मंच से वो लखनऊ के सिंहासन को साधने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। अखिलेश यादव भले ही देश की सबसे बड़ी पंचायत में बोल रहे थे, लेकिन उनकी नजर भी यूपी की चुनावी बाजी पर टिकी थी। सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच दूरी भले ही सैकड़ों किलोमीटर की थी, लेकिन अपने शब्द बाणों से दोनों एक दूसरे को अपनी चुनावी रणनीति के संकेत जरूर दे रहे थे। संकेतों के इन्हीं शब्द बाणों से 2027 के चुनावी मुद्दों का ब्लूप्रिंट मिला है। जैसे राम मंदिर 2027 में फिर से चुनावी मुद्दा रहने वाला है। वाराणसी में मंदिरों को तोड़ने का विवाद भी विधानसभा चुनाव के मुद्दों की लिस्ट में शामिल होने वाला है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का विवाद एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके बारे में कल इसी शो में हमने आपको जानकारी भी दी थी। यही नहीं, गंगा की सफाई और पीडीए जातियों के साथ भेदभाव, ये वो मुद्दे हैं जो 2027 के चुनावी मुद्दों की फाइनल लिस्ट में जगह बनाते नजर आ रहा है। अब इन मुद्दों पर कैसे योगी और अखिलेश के बीच जुबानी जंग देखने को मिली, आज इस रिपोर्ट में देखिए। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। मंच कोई भी हो, मौका कोई भी हो, अगर एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो संकेतों में ही सही, लेकिन बात 2027 के चुनावी रण की ही होती है, जैसे दोनों नेताओं के बीच एक बार फिर देखने को मिला है। बीते कई दिनों से बंगाल में बाबरी मस्जिद का जिक्र चल रहा है। बंगाल की बाबरी पर उत्तर प्रदेश में भी सियासी चिंगारियां उठ रही हैं। लेकिन बंगाल की बाबरी पर चर्चा के बीच सीएम योगी ने बाबरी का नाम लेकर 2027 के रण में अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर से हवा दे दी। अब इसे संयोग कहें या प्रयोग, जब सीएम योगी ने बाराबंकी में बाबरी और राम मंदिर वाला बयान दिया, उसी समय लोकसभा में बोल रहे समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने भी यूपी के वाराणसी में मंदिरों को तोड़े जाने का आरोप लगाकर बीजेपी सरकार को घेरा। सीएम योगी ने मंदिर का नाम लेकर अपने पुराने मंदिर कार्ड को नई धार देने की कोशिश की, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अहिल्याबाई होलकर मंदिरों में तोड़फोड़ और मां गंगा की गंदगी का सहारा लेकर उसी पिच पर बीजेपी को जवाब दिया। और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है, और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। बाराबंकी के मंच से सीएम योगी राम मंदिर पर खुलकर बोले,
राम भक्तों पर गोली चलाने का जिक्र किया। विपक्ष की राम भक्ति को ढोंग बताया तो इसे संयोग कहें या प्रयोग, अखिलेश यादव की तरफ से भी गोली चलाने वाली घटना पर अपनी बात रखी गई, वो भी संसद में। जो अवसरवादी रवैया अपना करके जब संकट आता है तब राम याद आते हैं और बाकी राम को विस्मृत कर देते हैं, राम को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान राम भी अब उनको भूल चुके हैं। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे। जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम योगी ने 24 घंटे में 2 बार ऐसे बयान दिए हैं जो उनकी धर्म वाली राजनीति को सूट करते हैं। जैसे मंगलवार को उन्होंने बाबरी और राम मंदिर की बात की। इससे पहले सोमवार को उन्होंने यूपी के चुनावी मौसम में पहली बार अपना वही नारा दोहराया था, पटेंगे तो कटेंगे। यानी योगी की कोशिश उत्तर प्रदेश के चुनावी संग्राम को धर्म की राह पर ले जाने की नजर आती है। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर संसद के मंच से अपने पीडीए प्रयोग को मजबूती देने की कोशिश की है। ये जो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं ना, आपको तमाम प्रकार के वादों में बांटना चाहते हैं, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। जब बजट आता है तो बजट में ढूंढते हैं हम लोग कि हमारे स्टेट के लिए क्या और खास नया आया होगा, लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के लिए कोई खास योजना ऐसी नहीं आई है जिससे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को कुछ मुख्य धारा से जोड़ा जाए। फिलहाल एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की तरफ से भले ही विरासत और विकास के लाख दावे हों, लेकिन 2027 का चुनाव जाति और धर्म की पिच पर ही लड़ा जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से एक बार फिर ये साफ हो गया है। सीएम योगी के राम मंदिर का जिक्र करने की टाइमिंग काफी अहम है। कैसे, अब इसे भी समझिए। सीएम योगी ने राम मंदिर के धार्मिक कार्ड का उस वक्त जिक्र किया जब बीजेपी में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वाला जातीय संग्राम चल रहा है। सीएम योगी ने राम मंदिर का जिक्र उस वक्त किया है जब विपक्ष बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी को मुद्दा बना रहा है। योगी ने राम मंदिर को उस वक्त फिर से केंद्र में लेकर वो आए हैं जब विपक्ष की जाति वाली राजनीति यानी पीडीए प्रयोग की सियासी जमीन मजबूत होती नजर आ रही है। अब सीएम योगी के बयान ने यूपी के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। विपक्ष सीएम योगी के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अब कमजोर हो जाती है जब भी तो सांप्रदायिक हो जाती है। समाजवादी पार्टी के सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि सीएम योगी का बयान भड़काऊ है, सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने वाला है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि कब तक मंदिर मस्जिद के नाम पर जहर बोते रहोगे, भीख मांगते रहोगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा है कि यूपी का कानून मानोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो क्या करते हैं, कम्युनल हो जाते हैं। चाहे हेमंत विश्व शर्मा की हो, चाहे ये हो, सबके बयान के मूल में ये हिंदू मुस्लिम होता है। एक एजेंडा चलाते हैं लोग और उसी एजेंडे पर चुनाव लड़ते हैं। अयोध्या में जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर संविधान सम्मत तरीके से बना। तो लोग बाबरी की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो मुगलों के हिमायती है और ऐसे लोगों की जगह हिंदुस्तान में नहीं है। सिर्फ मंदिर के नीचे मस्जिद खोजना, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना, मजारों पर झंडे लहराना, ये कायदे की बात है। ये अगर कायदे की बात है तो कोई फायदे की बात नहीं है। इससे प्रदेश का विनाश हो रहा है, विकास नहीं। तो यूपी में जाति धर्म की राजनीति जोरों पर है और हमारी दूसरी खबर भी जाति वाले एक संग्राम से ही जुड़ी है। अब बात एक बैंक में खुले जाति की राजनीति वाले खाते की करेंगे। इस खबर के केंद्र में 44 सेकंड का एक वीडियो है। ये वीडियो बीते करीब 50 घंटों से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। शायद आपने भी ये वीडियो देखा होगा। ये वीडियो यूपी के कानपुर में HDFC बैंक की एक ब्रांच का है। वीडियो में बैंक की महिला कर्मी काफी गुस्से में नजर आ रही, लैपटॉप उठाकर मारने की धमकी दे रही है। कह रही है ठाकुर हूं मैं। आगे अपनी जाति का अहंकार दिखाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही है।
एबीपी न्यूज ने इस महिला बैंक कर्मचारी से बातचीत की है। बातचीत में वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई सामने आई है। इसके अलावा ठाकुर है मैं वाले इस वीडियो पर यूपी में जाति वाली राजनीति की भी शुरुआत हो गई है। सबसे पहले आपको 44 सेकंड का वो वीडियो दिखाते हैं, इसके बाद इस खबर को विस्तार देंगे। पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के बोला, मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने कैमरा अगर उसमें सुनाई दो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी। ऐसे की तैसे ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ मत करना मेरे। जैसे ही ये वीडियो देश के सामने आया, इस पर जाति वाले बयानों की चिंगारियां उठनी शुरू हो गई। लोग वीडियो को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोगों ने महिला बैंक कर्मचारी के बर्ताव की आलोचना भी की। किसी ने कहा अब जातिवाद सियासी गलियारों से निकलकर प्राइवेट संस्थानों तक पहुंच गया है। किसी ने कहा कि कोई बैंक कर्मचारी कैसे अपनी जाति का ऐसा घमंड दिखा सकता है। तो किसी ने यह भी कहा कि जाति से ठाकुर है तो क्या गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। किसी ने वीडियो पर यह भी कहा कि इस देश में सबसे बड़ा सत्य यही है कि जाति कभी नहीं जाती। मतलब लोगों ने इस वीडियो की सच्चाई जाने बिना तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद वीडियो में गुस्सा दिखा रही महिला बैंक कर्मचारी ने अपनी सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। 1 मिनट 54 सेकंड का वीडियो जारी कर महिला बैंक कर्मचारी ने वायरल वीडियो की सच्चाई सबके सामने रखी। इसके बाद दोनों वीडियो के आधार पर एबीपी न्यूज ने महिला बैंक कर्मचारी से बातचीत की। इस बातचीत ने वायरल वीडियो की कहानी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ जोड़ दी। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। हर कोई जानता है कि भाजपा की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर है, तो ऑब्वियस चीज़ है सर, टारगेट तो सरकार ही है, बस माध्यम में। 1 मिनट 54 सेकंड के वीडियो में महिला बैंक कर्मचारी ने बताया कि ये वीडियो 6 जनवरी का है। वीडियो में वो जिसके खिलाफ गुस्सा दिखा रही है वो बैंक का कोई कस्टमर नहीं है। कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसके साथ ये वीडियो, जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। तो ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो इसके बाद महिला बैंक कर्मचारी ने बताया कि कैसे विवाद की शुरुआत हुई। महिला की दूसरी साथी महिला बैंक कर्मचारी और उसकी ननद के साथ सुबह बहस हुई थी। जानकारी के मुताबिक ब्राह्मण समाज से आने वाली रितु नाम की दूसरी महिला ने घटना वाले दिन जॉब से इस्तीफा दिया था। वो अपनी ननद के साथ रिलीविंग के लिए बैंक आई थी। किसी बात पर दोनों में कहासुनी हुई जो इतनी बढ़ गई कि रितु ने अपने पति को बैंक बुला लिया। इसके बाद दूसरी महिला का पति बैंक में पहुंचा और फिर जाति वाली जंग की शुरुआत हुई। 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ। मैं वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। ये दोनों वीडियो सामने आने के बाद एबीपी न्यूज ने महिला से संपर्क किया। बातचीत से पता चला कि महिला का नाम आस्था सिंह है। एबीपी न्यूज से बातचीत में महिला ने फिर से पूरी घटना बताई, लेकिन इसी बातचीत में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने बैंक के विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया।
मुझसे पूछी कि कौन सी जाति का है जो ज़्यादा अकड़ रहा है। अगर आप ऐसे बयान देंगे तो मुझे उसमें क्या जवाब देना चाहिए था। टारगेट कोई और हो, टारगेट सरकार को बनाया जा रहा हो, मीडिएटर मैं बन गई हूँ इस मुद्दे को भी। टारगेट सरकार को बनाया जा रहा है। ऑब्वियस ही चीज़ है सर, हर कोई जानता है कि भाजपा की सरकार है और योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं, तो ऑब्वियस ही चीज़ है सर, टारगेट तो सरकार ही है, बस माध्यम में। तो महिला बैंक कर्मचारी ने सीएम योगी की क्षत्रिय या ठाकुर जाति का सहारा लेकर विक्टिम कार्ड खेल दिया। इसके बाद रितु और उसके पति भी मीडिया के सामने आए, पूछ लिया कि ब्राह्मण होना गुनाह है क्या। बदनामी, बेइज्जती जो हमने झेली है वो कोई नहीं झेले। ब्राह्मण होना पाप नहीं है, ब्राह्मण होना पाप नहीं है, ये फिर कहूँगा। और ठाकुर जातिवाद मैंने नेतागिरी नहीं करी है, और उस दिन मेरी बहन रो रही थी, आज मैं रो रहा हूँ। तो बैंक के इस विवाद में सीएम योगी की जाति का जिक्र आ गया और मामला ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो गया। इसके बाद जाति वाली बैंक की ये लड़ाई सियासी गलियारों तक पहुंच गई। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने वीडियो अपने हैंडल पर शेयर किया, साथ में लिखा उत्तर प्रदेश में अब ठाकुरवाद सरकारी संस्थानों से निकलकर प्राइवेट संस्थाओं तक में पहुंच गया है। जाति का दंभ हर जगह इतना हावी है कि जरा जरा सी बात पर मुख्यमंत्री महोदय के स्वजातीय ठोक देने की बात बोल रहे हैं। इसी जातिवादी और ठोकवाद, गालीबाजी और आपराधिक मानसिकता के जनक हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में इतना जाति जाति क्यों होता है? दरअसल इसके लिए हमारी सरकारें और राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेदार हैं, जो समाज को जातियों में बांटकर अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम करती हैं। जाति आधारित जनगणना जैसी बातें इस ट्रेंड को और बढ़ावा देती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में जाति को लेकर अहंकार पैदा हो जाता है। जैसे आप देखते भी होंगे कि कोई अपनी गाड़ी या बाइक पर जाति लिखकर चलता है, कोई अपने पहनावे पर अपनी जाति लिख देता है। अब बैंक की इस जाति वाली लड़ाई पर यूपी में जाति वाली राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जब से ये भाजपा की सरकार आई है तो तब से लेकर के ये लोगों के बीच में और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और इसको अंकुश लगाना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। जाति का प्रयोग किसी को डराने के लिए अगर हो रहा है तो ये गलत है और इसे सरकार को, प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। तहसीलिया में ठप्पा मार के देते हैं कि तुम फला जाति के हो, फला जाति। तीसरी खबर का रुख करते हैं। आज केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो 4 फरवरी का है, जब पीएम मोदी को लोकसभा में जवाब देना था। उस दिन विपक्ष की महिला सांसद हंगामा करते हुए पीएम की कुर्सी तक पहुंच गई थी। बीजेपी उसी दिन से आरोप लगा रही है कि पीएम पर हमला हो सकता था, पीएम की जान पर खतरा था। अब इस मामले में चिट्ठी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस की महिला सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। किताब वर्सेस किताब, राहुल वर्सेस पीएम मोदी के बाद अब बीजेपी महिला सांसद वर्सेस कांग्रेस महिला सांसद में आर पार की सियासत हो रही है। आज केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो 4 फरवरी का है। 4 फरवरी को ही पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में जवाब देना था, लेकिन उस दिन कांग्रेस के महिला सांसद हंगामा करते हुए पीएम की सीट तक पहुंच गई थी, जिस पर अब बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है, कुछ विपक्षी सदस्यों ने न केवल सदन के वेल में आकर नारेबाजी की, बल्कि टेबलों पर चढ़ गए, कागज फाड़े। कुछ महिला सांसद हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री की सीट के आसपास तक पहुंच गई। अब बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस कह रही है AK-47 लेकर थोड़ी आए थे। उस दिन बहुत निंदनीय चीज हुई। हम धन्यवाद जनाएंगे अध्यक्ष जी का, ओम बिरला जी का, जिन्होंने इस चीज को संभाला और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि आप उस दिन ना आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। हम पहुंच गए थे, हम तो वहाँ पे खड़े थे बाहर ना, लेकिन हम बैनर लेके खड़े थे। हम कौन सा हथियार लेके गए थे?
नहीं, मुझे बताइए ना कि हमारे पास AK-47 थी या कोई बंदूक थी या कोई चाकू था या कुछ था। 4 फरवरी को पीएम का लोकसभा में संबोधन टल गया था, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खुद कहा था कि उन्होंने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि वो सदन में ना आए क्योंकि कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती है। मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। 4 फरवरी वाली लड़ाई का दूसरा चैप्टर अब ओपन हो चुका है, जिसके केंद्र में दोनों पार्टियों के महिला सांसदों की चिट्ठी है। ये लड़ाई अब डर से होते हुए हत्या तक पहुंच गई है। एक तरफ आप कह रहे हैं 56 का सीना है, एक तरफ कह रहे हैं वो विश्वगुरु है, दूसरी तरफ देश के पार्लियामेंट में महिला सांसदों से खतरा है। देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जो है मारपीट की साजिश हो सकती है, अप्रिय घटना की साजिश हो सकती है। इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है, हत्या भी हो सकती है, और वो सभी हत्यारे लोग हैं। संसद के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ था जब लोकसभा अध्यक्ष ने खुद इसका खुलासा किया कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान को सदन के भीतर खतरा था। अब विपक्ष कह रहा है कि जब संसद में ही खतरा है तो पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमें सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे। प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए था कि मैं अपनी संसद में अगर सुरक्षित नहीं हूँ। कांग्रेस के यहाँ तक आरोप है कि लोकसभा अध्यक्ष दबाव में है। वैसे आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया, जिस पर 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर करना चाहते हैं। अगर ना हटते तो शायद ना बचते। गाड़ी कौन चला रहा था? वो गाड़ी ड्राइवर चला रहे थे, वो नाम के ड्राइवर है, वो चला रहे थे। अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम के मिश्रा है। कई कारण है, मैंने उससे बहुत पूछता हूँ। बीपी कारण हो सकता है और भी कोई कारण ऐसा हो सकता है जो हो। ब्रेन की भी जाँच करा रहे हैं, पूरी सिटी स्कैन भी हो रही, सारी जांचें चल रही। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ रहा है। सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में कानून के हाथ छोटे हैं? कहा तो यही जाता है कि देर भले ही हो जाए लेकिन गुनाह करने वाला बच नहीं सकता, क्योंकि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। ये सिर्फ डायलॉग भर नहीं है, ये देश का अपनी पुलिस और कानून व्यवस्था पर विश्वास है। लेकिन इस विश्वास को आंच उस वक्त पहुंची जब कानपुर की सड़कों पर करोड़ों रुपए की लैम्बोर्गिनी ने पहले टक्कर मारी, लोग घायल हुए, लेकिन जो लैम्बोर्गिनी चलाने वाला ड्राइवर था वो आराम से निकल गया। चमचमाती लैम्बोर्गिनी में बैठे रईसजादे की सुरक्षा में बाउंसर भी मौजूद थे, जो उसे गाड़ी से निकाल कर ले गए। पुलिस ने एफआईआर तो की, उसमें कानपुर के बड़े तंबाकू व्यापारी की संतान शिवम मिश्रा का नाम तक नहीं था। जबकि कुछ घंटों बाद कानपुर का बच्चा कह रहा था कि मिश्रा जी के लड़के की लैम्बोर्गिनी ने टक्कर मारी। घायलों को इलाज भी नहीं मिल पाया था, लेकिन शिवम मिश्रा वीआईपी घेरे में आ चुके थे। कानपुर पुलिस के रवैये पर सैकड़ों सवाल हुए। तब आज जाकर पुलिस कमिश्नर का बयान आया है कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। पिता इनकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि शिवम मिश्रा की जगह कोई साधारण व्यक्ति होता तो क्या वो भी अब तक कानून के फंदे में नहीं होता? क्या जिसके पास करोड़ों रुपए की लैम्बोर्गिनी होती है उसे कानून को ठेंगा दिखाने का भी फुल कॉन्फिडेंस होता है?
नहीं खुले तो दरवाजा तो खुले, दरवाजा खुलेगा मिलेगा चले जाएंगे। देखिए, इसी को तो कहते हैं टशन। पुलिस आएगी, दरवाजा खटखटाएगी और उल्टे पांव वापस लौट जाएगी, क्योंकि ये तो लैम्बोर्गिनी वाले लोग हैं, इन्हें किसी से डर नहीं लगता। शिवम से है संपर्क करने के लिए आए हैं, संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। किस लिए आप लोग आए यहाँ पर? अभी शिवम के और नहीं तो क्या, जिनके पास पैसों की ठसक होती है उनके लिए कानून भी बदल जाता है। गाड़ी की स्पीड थी, अगर ना हटते तो शायद ना बचते। समझिए, जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जिसके लिए कानपुर के पुलिस कमिश्नर खुद कह रहे हैं कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उसी शिवम मिश्रा के पिता के मिश्रा जब कानपुर पहुंचे तो पता चला शिवम तो दिल्ली पहुंच चुका है, वो भी इलाज कराने, यानी कि कानपुर पुलिस की पहुंच से बहुत दूर। उनको वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा अभी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने, थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा पौन घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सेंस आने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर से कहा सब इनको क्या करना है, आप आ सकते हैं क्या? बोले मेरे उसके बाद जो है उनको आप वापस मेरे पास भेजिए। मैंने इनको तुरंत दूसरी गाड़ी से कुछ लोगों के साथ इनको रवाना कर दिया। अरे भैया, ये कोई साधारण कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की कहानी है, जहां रविवार के दिन 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी ऐसे फर्राटे भर रही थी मानो पूरी सड़क ही रईस जादे के लिए खाली करा दी गई हो। सिर्फ 2 सीटों वाली इस आलीशान और बेहद महंगी लैम्बोर्गिनी में कानपुर के बड़े तंबाकू व्यापारी का बेटा शिवम मिश्रा मौजूद था। लैम्बोर्गिनी कानपुर के पॉश माने जाने वाले रेव 3 इलाके से गुजर रही थी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें 8 फरवरी की हैं। और इसी के कुछ मिनटों के बाद शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी पहले ऑटो से टकराती है और फिर बुलेट के ऊपर चढ़ जाती है। हम लोग अपना पावर हाउस से आते थे तो हम लोग गाड़ी रोक के वहाँ पे ठेला लगाया था जुनैद, तो हमने गाड़ी स्टैंड लगाया तो ये थोड़ा पीछे बैठे थे, थोड़ा साइड में हटे। जैसे ये साइड में हटे नहीं तो तुरंत गए थे पीछे से, हमने देखा आवाज़ बड़ी कसके आ रही है तो घूम के देखा तो इनको हमने इशारा कि ये देखने लगे तो इनको हमने झटके से हाथ खींचा। तो जब तक का उन्होंने आके पहले ऑटो में हल्की गाड़ी छुआई, फिर उसके इनकी बुलेट पे उसने गाड़ी चला दिया पूरी। लेकिन मजाल है कि शिवम मिश्रा तक पुलिस पहुंच भी पाती। जैसे ही गाड़ी की टक्कर हुई, शिवम मिश्रा के ठीक पीछे चल रही गाड़ी से बाउंसर उतरते हैं और मोर्चा संभाल लेते हैं। शिवम मिश्रा की लैम्बोर्गिनी की टक्कर से 3 लोगों को चोटें आई हैं। भीड़ ने गाड़ी को घेर लिया था, लेकिन बाउंसर शिवम को गाड़ी से निकालते हैं और दूसरी गाड़ी में बिठाकर वहां से फौरन निकल लेते हैं। ये लोग जो इनके बाउंसर है, ये हम लोगों से लड़ने लगे तो वहाँ हम लोगों से इनकी भैंसा वैसी हो गई। वो लोग कहते नहीं, उनके साहब का अटैक पड़ा था। कोई सज्जन थे, जब गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं, तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है, तो उसकी वजह से उनके खून निकल रहा था। ये वही लैम्बोर्गिनी है जो कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में रखी हुई है। कानपुर पुलिस के रवैये पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिसकी गाड़ी है उसे तो छोड़ ही दीजिए, कार को भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। पहले तो थाने में खड़ी इस गाड़ी पर बाकायदा कवर डलवा दिया गया और फिर आरोपी के पर्सनल बॉडीगार्ड ही थाने में खड़े होकर इसकी रखवाली करने लगे थे। पुलिस वाले तो खुद ही लैम्बोर्गिनी के साथ खड़े होकर फोटो शूट करवा रहे थे।
थाने में ऐसी कार आकर खड़ी हो जाए जिसकी पूरी दुनिया भर में सिर्फ 30 मॉडल हो, तो उसे देखकर किसी को भी फोटो खिंचवाने का मन करेगा। लेकिन दिक्कत फोटो लेने में नहीं है, बल्कि रसूख देखकर कानून का वोल्टेज डाउन करने से है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम क्यों नहीं था? यह एफआईआर की कॉपी है जिसमें अज्ञात लिखा हुआ है। जब हल्ला हुआ, मीडिया ने सवाल उठाए, तब 2 दिन बाद पुलिस कमिश्नर ने मंगलवार को आकर कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे लंबोगिनी वाला है, छोटी कार वाला है। तो जो पक्षपात की बात भी बताएगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई की जाए। कमिश्नर साहब, कानून सबके लिए बराबर ही होना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि कानपुर में फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब कहानी में नया ट्विस्ट ये आया है कि शिवम मिश्रा के पिता ने बताया कि उनका बेटा तो गाड़ी चला ही नहीं रहा था। जिस दिन ये घटना घटी है उसके 1 दिन पहले मिस्त्री बाहर से आके उसने गाड़ी को कुछ ठीक किया, जो भी उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम थी। उसके बाद में दूसरे दिन शिवम और ड्राइवर 2 आदमी उस गाड़ी को टेस्टिंग के लिए ले गए। सिविल लाइन से लेके वो धीरे वापस आ रहे थे। उसी बीच में जहाँ ये घटना घटित हुई है उसके पास शिवम को कुछ झपकी आने लगी। ऐसा ड्राइवर को सोचने लगा कि इनको हुआ क्या, झपकी ऐसी लगने लगी। तो उन्होंने उसके एक हाथ छोड़कर शिवम के पीछे हाथ लगाया। उसके साथ में ही जब उसमें हाथ लगाया, गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी स्लो होने के बाद में ब्रेक मारा उसने। तब तक एक टेम्पो वाला आ गया, उसने साइड से टक्कर मारी। गाड़ी लेफ्ट साइड रुकी। ड्राइवर ने उसकी अचेत अवस्था देख के परेशान हो गया। गाड़ी उसका शीशा नहीं खुल रहा था। पीछे सिक्योरिटी जो आ रही थी उसने देखा कि परेशान है, भैया आगे झुके हुए हैं। भैया को झुका देख के सिक्योरिटी ने आगे देखा कि दरवाजा उसका लॉक ऑटोमेटिक हो गया। तो उन्होंने गुम्मे से जिस तरीके से तोड़ के उसका शीशा खोला, तो अंदर हाथ डाल के जैसे भी उन्होंने दरवाजा खोला, ड्राइवर भी बहुत घबरा गया था, उतर के बाहर आया और उसने उनको पकड़ के खींचने की कोशिश की। सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था तो ड्राइवर की साइड से क्यों निकला? पिता की दलील है कि शिवम की तरफ का दरवाजा लॉक हो गया था और 2 सीट वाली लैम्बोर्गिनी में ड्राइविंग सीट की तरफ से उसे बाहर निकाला गया। और देखिए, जब बाउंसर शिवम को बाहर निकाल रहे थे तो वो पूरी तरह से होश में था। उनको वहाँ से जब घर आए हैं हमारे पास में, तो मैंने तुरंत डॉक्टर जो हमारे यहाँ इलाज करते हैं दिल्ली, उनसे मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि इनको किसी भी हालत में भेज दीजिए। मैंने कहा अभी इनको होश नहीं आ रहा है। बोले आप रुकिए, मैं एक दवा बता रहा हूँ। कोई दवा बताई उन्होंने। थोड़ी देर घर पर रहे वो, आधा घंटा 1 घंटा। उसके बाद उनको थोड़ा सा सेंस आया। सुनकर अजीब लगता है ना? चश्मदीद कह रहे हैं कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था। कानपुर के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। लेकिन घटना के 2 दिन बाद पिता के मिश्रा जब कानपुर पुलिस के सामने अपना पक्ष बताने पहुंचे तो कहानी को पलट दिया। ये ठीक उसी तरह नहीं है जैसा फिल्मों में होता है। रसूख और ताकत के बल पर केस ही पलट जाता है। अमीर मालिक को बचाने के लिए गरीब ड्राइवर या कर्मचारी को आगे कर दिया जाता है। वैसे हम नहीं कह रहे कि कानपुर में ऐसा ही हुआ है, बस जिक्र कर रहे हैं कि देश ने कई फिल्मी कहानियों से लेकर सच्ची घटनाओं तक में ऐसा होते हुए देखा है। शिवम मिश्रा के पिता से लेकर वकील तक बता रहे हैं कि गाड़ी चला रहे ड्राइवर मोहन की जमानत अर्जी कोर्ट पे पेश की जा चुकी है। लेकिन कानपुर की पुलिस भी कितनी कमाल है। शिवम दिल्ली चला गया, इन्हें पता ही नहीं चला। और जिस शिवम की तस्वीरें गाड़ी से निकलते हुए पूरा देश देख रहा था, उस मामले में जब FIR हुई तो अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं कि क्या कानपुर में कानून के हाथ छोटे हैं? आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये कानपुर के बेहद पॉश माने जाने वाले आर्यनगर इलाके में मौजूद शिवम मिश्रा के आलीशान घर की तस्वीर है, जिसका गेट 2 दिन से बंद है। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। पीछे की जो तस्वीर है ये कानपुर के आर्यनगर स्थित शिवम मिश्रा के पिता का आवास है। के मिश्रा इस नाम के यहाँ पर गेट पर जो नेम प्लेट लगी है उसमें लगा हुआ है। और ये जो बड़ा सा जो महल है, जो आशियाना है, ये के मिश्रा का है।
और इसी में जो शिवम है वो रहता है। और आपको बता दें कि परसों भी गाड़ी यहीं से निकली थी और उसके बाद यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में ही जो हादसा है वो हो गया। देखिए घंटी बजाने की कोशिश हम कर रहे हैं और हमने 2 बार जो घंटी है वो बजाई है कि शिवम आए और शिवम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आ रही। कैमरामैन प्रेम सिंह अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये गेट के बीच से अंदर की जो तस्वीरें, अंदर भी 2-3 गाड़ियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं और फिलहाल अंदर कोई है या नहीं है इसको लेकर के कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही है। पुलिस का अपने आप में ये कहना था कि पुलिस ने जांच यहाँ पर आकर के पूछताछ करने का प्रयास किया पर कोई बाहर नहीं निकला है। अब कानपुर से सीधे चलिए दिल्ली के वसंत विहार, जहां राजधानी से लेकर देश के कई अमीर लोगों की कोठियां हैं। ऐसी ही एक कोठी शिवम मिश्रा की है। ऐसी जानकारी सामने आई थी कि शिवम मिश्रा घटना के बाद कानपुर से सीधे दिल्ली के अपने इसी आवास पर पहुंचा था। इस वक्त हम शिवम मिश्रा के दिल्ली का जो घर है उसके बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं वसंत विहार का। ये वो घर है जो शिवम मिश्रा का ही घर है और इसका एड्रेस है D7/9, जिस पर आपको शिवाय लिखे दिखेगा। वसंत विहार में घर है। कहा यह जा रहा है कि शिवम मिश्रा जो है वो यहाँ इसी घर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। ये कहा जा रहा है कि शिवम मिश्रा अंदर ही है। नहीं, यहाँ पे नहीं है। यहाँ कोई नहीं है ना, कल से भी कोई नहीं आया यहाँ पर। यहाँ पे है ही नहीं हूँ। तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार शिवम मिश्रा हैं कहाँ पर, क्यों वो पुलिस पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं, जबकि अब पुलिस की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया है कि गाड़ी जो है शिवम मिश्रा ही चला रहा था। बंगले के बाहर शिवाय लिखा हुआ है और माना जा रहा है कि अपने बेटे शिवम मिश्रा के नाम पर ही इस बंगले का नाम शिवाय रखा है। शिवम मिश्रा के पिता के मुताबिक उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और दिल्ली के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर की सलाह पर कुछ दवाएं दी गई हैं। पिता के मुताबिक शिवम जब स्वस्थ होगा तब खुद आकर अपना बयान पुलिस के सामने दर्ज करवाएगा। सब कुछ कितनी सहूलियत के साथ होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कानपुर के अरबपति तंबाकू कारोबारी के बेटे की जगह कोई और होता तो क्या अब तक कानून के शिकंजे से बाहर होता? दूसरा सवाल यह है कि इस मामले में अगर लैम्बोर्गिनी वाला रसूख हावी नहीं होता तो क्या शिवम इतनी आसानी से कानपुर से दिल्ली चला जाता? तीसरा सवाल यह कि कानपुर पुलिस को एफआईआर में शिवम का नाम डालने में 2 दिन का वक्त क्यों लगा? और चौथा सवाल यह कि अगर यही बीच सड़क पर टक्कर कानपुर शहर के किसी साधारण व्यक्ति ने मारी होती तो क्या पुलिस ने उसे अब तक दबोच नहीं लिया होता? सवाल उठे तो कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने लापरवाही बरतने के आरोप पे ग्वालटोली इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया। कमिश्नर साहब का कहना है कि शिवम गाड़ी चला रहा था, ऑन माइक रिकॉर्ड उन्होंने बोला है। शिवम गलत बोल नहीं सर, गलत बोल रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। कोई भी बोल रहा है, पुलिस बोल रही है वो भी गलत बोल रहा है। कमिश्नर गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। ये बंशीधर टोबैको प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन के मिश्रा हैं, जो डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि गाड़ी तो उनका ड्राइवर मोहन ही चला रहा था। सवाल यह है कि एक्सीडेंट के बाद आई तमाम तस्वीरों से लेकर बाद तक मोहन कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा था? एबीपी न्यूज से बात करते हुए कानपुर के डीसीपी ने कहा कि पुलिस की जांच में सामने आया है कि गाड़ी शिवम ही चला रहा था और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वो आज शिवम मिश्रा के पिता ग्वालटोली थाने पर आए थे और उन्होंने काफ़ी विस्तृत बात की मीडिया के साथ भी और पुलिस को भी बहुत सारे फैक्ट्स बताए। उन्होंने हर अपराधी या अपराधी का संगी साथी अपने को बचने के लिए तमाम तरीके बताता है, लेकिन हमारी विवेचना में ये स्पष्ट है कि शिवम मिश्रा ही उस गाड़ी को चला रहा था जिससे एक्सीडेंट की घटना हुई है। इसमें पर्याप्त तकनीकी और चक्षुदर्शी साक्षी हैं, उन सारे सीसीटीवी कैमरे फुटेजेस हैं, इन फुटेजेस से प्रमाणित है और उसके विरुद्ध सख्त विधिक कार्रवाई की जा रही है। आमतौर पर गाड़ी की टक्कर जब होती है तो सबसे पहले चालक का टेस्ट होता है और इस बात की जांच होती है कि कहीं उसने शराब के नशे में तो टक्कर नहीं मारी थी, लेकिन यहाँ तो कानपुर पुलिस को मौका ही नहीं मिला। 48 घंटे हो चुके हैं और शिवम मिश्रा कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन थाने पहुंचे शिवम मिश्रा के पिता से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने पूरे विश्वास से कहा कि शिवम क्या उनके घर में शराब को कोई हाथ नहीं लगाता। हालांकि ये अलग बात है कि के मिश्रा पान मसाला बनाने वाली तमाम बड़ी कंपनियों को तंबाकू की सप्लाई करते हैं।
भी कहना है कि उस वक्त जब ये एक्सीडेंट हुआ है वो नशे में थे। नहीं, नशे में हमारे यहाँ कोई पीता नहीं है। हमारे यहाँ कोई पीना खाने वाला काम ही नहीं है। हमारे खानदान में कोई हमारे यहाँ अब इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि कयामत तक इस मामले में न्याय नहीं मिलेगा। अरे भाई, मुझसे क्यों पूछते हो? जो कयामत तक हमें और आपको ले जाना चाहते हो उससे पूछो ना। और इसमें कयामत तक न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पैसा चलेगा तो कयामत तक न्याय कैसे मिलेगा? वैसे ये पहली बार नहीं है जब टोबैको किंग के मिश्रा और उनका परिवार सुर्खियों में है। साल 2024 में मिश्रा जी की बंशीधर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था। तब के मिश्रा की दिल्ली वाली कोठी से 100 करोड़ से ज्यादा की कारें मिली थी, जिसमें 60 करोड़ से ज्यादा कीमत की लग्जरी कारें शामिल थी। कुछ बैग्स लेकर निकली है और सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं के मिश्रा के घर के बाहर से, जहां इनकम टैक्स की टीम आपको कुछ बैग्स हाथ में लेकर निकलती हुई नजर आएगी। और ये देखिए, गाड़ियों में बैग्स को रखा जा रहा है। 60 करोड़ की लग्जरी गाड़ियों की कीमत बताई जा रही है जो सीज की गई है आईटी की टीम की तरफ से। 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम कार, लैम्बोर्गिनी, फरारी और मैक्लॉरेन शामिल थी। खास बात यह है कि तमाम आलीशान गाड़ियों का नंबर एक ही है, 4018, क्योंकि कानपुर के मिश्रा परिवार के लिए ये सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल भी है। और ये ऐसे ही नहीं होता, इसके लिए भी लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जाहिर तौर पर मिश्रा परिवार ने भी किए होंगे, लेकिन जब लैम्बोर्गिनी कांड हुआ और सवाल पूछने के लिए मीडिया के कैमरे घर की दहलीज तक पहुंचे तो आलीशान गाड़ियों में चिपके हुए उसी वीआईपी नंबर को छिपाने के लिए जतन किए जा रहे थे। 4018 नंबर को छिपाया जा रहा था, लेकिन कोशिश कितनी भी की जाए सच नहीं छिपता। इसी के साथ भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।